आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में जो चैप्टर आता है उस चैप्टर का नाम है मोशन इन बॉडी। आज हम सभी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और इसमें जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। जब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कि ये जो मोशन होती है ये कितने टाइप की होती है। पहला मोशन हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, इसको हम शॉर्ट में 1D के नाम से भी जानते हैं। साथ में हम लोग इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। या फिर हम इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। दूसरे टाइप की मोशन जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो मोशन पढ़ेंगे मोशन इन 2D में। 2D का मतलब होता है कि जब एक बॉडी इस तरह से ट्रैवल करती है या फेंकी जाती है, जैसे ये X है और ये Y है। कोई बॉडी अगर हम इस तरह से फेंकते हैं तो हम कहते हैं कि मोशन जो हो रही है बॉडी की वो 2 डायमेंशन में हो रही है, X और Y में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे मोशन इन 3D का। मोशन इन 3D या फिर हम इसे मोशन इन स्पेस भी कह सकते हैं। स्पेस का मतलब होता है जैसे कोई मॉस्कीटो है या मच्छर है हमारे सामने टहलता है या दौड़ता है तो वो उड़ रहा है और वो सभी डायरेक्शन में उड़ रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा है XYZ 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो तीनों प्लेन में अगर कोई बॉडी मोशन में रहती है तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन स्पेस में हो रही है। अगर कोई बॉडी इस तरह से X और Y प्लेन में मोशन करती है तो हम कहते हैं ये जो मोशन है मोशन इन प्लेन में हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये मोशन इन बॉडी होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन।
ये होता क्या है? when a body moves in a straight line, moves in a straight line path with the motion associate with the body is called motion in 1D or straight line or rectilinear मोशन कह सकते हैं। इट मीन्स आप ये मान के चलिए, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वह बॉडी हम कह सकते हैं कि वह 1 डायमेंशन में मूव कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, इसे आप पॉज करके नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। देखिए ये डिस्टेंस क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस रियल में लेंथ ऑफ पाथ है। इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पाथ। कोई भी पाथ जब किसी भी बॉडी के थ्रू ट्रैवल किया जाता है तो वह उस बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया हुआ लेंथ ऑफ पाथ होता है। सपोज कीजिएगा अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होती है और वो बी पॉइंट तक पहुंचती है, तो इसका ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस पाथ को हम लोग लेंथ ऑफ पाथ बोल सकते हैं या फिर इसे डिस्टेंस बोला जाता है। जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पहली बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो मान लीजिएगा कोई बॉडी ए पॉइंट पर थी और वो सपोज करते हैं बी पॉइंट पर पहुंची, तो वो इस रास्ते से जा रही है
तो आप जानते हैं ये डिस्टेंस है। जब हम इस तरह से प्लेन के अंदर इस मोशन को सेट करते हैं तो यहाँ से यहाँ ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है पोजीशन। आप इसे पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन से है। इट मीन्स बॉडी जब ए पॉइंट पर थी तो उसकी ओ पॉइंट से पोजीशन क्या थी वो आर ए डिस्टेंस डिफाइन करेगा। मैंने वेक्टर लगा दिया है इसलिए आर ए अब एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है। जब ये बॉडी बी पॉइंट पर पहुंचती है तो इस ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक का ये जो पोजीशन वेक्टर है ये आर बी वेक्टर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जब आप देख पाते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो पाथ है इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। रियल में ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस वेक्टर बोल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में एक वेक्टर ये रहा और दूसरे वेक्टर ये रहा। दो वेक्टर का हेड एक जगह मिल रहा है यानी पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड मिला दिया जाता है तो ये जो आर बी है ये बन जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। और आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जब भी लिखा जाता है तो इसे इस तरह से फॉर्म करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर। जब हम एस वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो ये आर ए को इधर ले आएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अब आप देख पा रहे हैं ये जो एस वेक्टर था ये क्या था। रियल में ये एस वेक्टर जो था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। आप इसे एस वेक्टर को चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं। चेंज इन पोजीशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन होता है। क्या कह सकते हैं इसको, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज द चेंज इन पोजीशन। हम इसे ऐसे लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन का नाम है। आप इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। मुझे लगता है पेज को चेंज करना पड़ेगा। इसे पॉज करिए और नोट करिए। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। आराम से देखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रियल में अगर हमने कहा कोई बॉडी अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस तरह से जाती है, उसका एक पाथ ये है, चलिए एक और पाथ ये है, तो आप जानते हैं ये इसका लॉन्गेस्ट पाथ है जिसे डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो याद करिएगा कि अगर हम बिल्कुल सीधा बी पॉइंट तक पहुंचते हैं तो क्या ये इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी? यस, इट इज़ कॉल्ड शॉर्टेस्ट लेंथ यानी शॉर्टेस्ट पाथ। यानी कोई भी व्यक्ति अगर ए पॉइंट से इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, तो सबसे पहले वो यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, इस रास्ते से जाएगा तो और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर वो इस रास्ते का यूज़ करता है तो उस टाइम सबसे कम लगता है। इसीलिए इसे शॉर्टेस्ट पाथ या लेंथ बोलते हैं। अगर मैं बात करूं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो रियल में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कभी भी शॉर्टेस्ट लेंथ के बराबर नहीं होता। शॉर्टेस्ट लेंथ के बराबर नहीं होता। रीजन, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है केवल। इसका मतलब क्या है, क्या एक वेक्टर एक क्या एक वेक्टर एक स्केलर यानी मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है? नहीं। इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा दीजिए, तो अब क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब ये शॉर्टेस्ट लेंथ के बराबर हो गया। बिल्कुल सही है भाई। इट मीन्स अगर हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ के बराबर हो गया। अगर हमें ऐसे लिखना है कि फिर डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट लेंथ के बराबर क्या क्यों नहीं लिख सकते, और अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम ए टू बी, यानी आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। जब आपने यहाँ पर डायरेक्शन दे दी तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन है ये हो गई, तो ये वेक्टर बन गया और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। अब ये करेक्ट है। चलिए नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? पहली बात, डिस्टेंस हमेशा पाथ पर डिपेंड करती है। पहली बात, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन
पाथ ऑलवेज पाथ पर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बट डिस्प्लेसमेंट does not depends upon path. Distance depends upon path. आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट केवल इस पर और इस पर डिपेंड करेगा, मतलब कि हम चाहे कैसा भी रास्ता यूज़ कर लें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ तो यही रहेगा, चाहे हम नीचे से जाएं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, करेक्ट, तो एक पाथ तो मैंने ये यूज़ किया जो मान लीजिए 10 km का था। एक पाथ मैंने एक और यूज़ किया, ये मान लीजिए 20 km का था। चलिए एक और पाथ यूज़ कर लेते हैं, ये 40 km का था, करेक्ट। आप जानते हैं ये सब क्या है, डिस्टेंसेस हैं। लेकिन अगर मुझे ए टू बी डायरेक्ट पहुंचना होगा तो कोई भी पाथ हो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ तो यही लेने वाला है ना, जिसे शॉर्टेस्ट लेंथ बोलते हैं। लेंथ बोला जाता है। डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। आप देखिए पाथ जैसे जैसे चेंज हो रहा है, क्या डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट पहले से ही मान लीजिए 5 km है, 5 किलोमीटर है, तो चाहे ये पाथ हो, ये पाथ हो या ये पाथ हो, किसी भी पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट 5 km ही रहना है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, डायरेक्ट पहुंचने का तरीका है, करेक्ट। तो याद रखिएगा ये वाली बात है। अब हम बात करते हैं रियल में क्या होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए बेटा, इनफैक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बस इस पर डिपेंड करता है। बीच का पाथ कैसा है इस बात से कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बेटा, आगे भी देखेंगे, नोट पॉइंट पर फिर देखते हैं बेटा एक और। देखिएगा डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी whereas displacement is a वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। नोट पॉइंट पे फिर देखते हैं बेटा, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हमसे ये कहा जाए अगर एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ऐसी पोजीशन में
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं, पेज पलटना होगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं। नोट पॉइंट एक और देखते हैं। नोट पॉइंट कहता है इफ ए बॉडी moves in a straight line, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो होगी ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ठीक, इट मीन्स सपोज कोई पाथ है बेटा और कोई बॉडी है, और ये बॉडी ऐसी भी ले सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बॉडी इस तरह से जा रही है, ये ए पॉइंट पर है और ये सपोज बी पॉइंट पर पहुंचती है। ऐसी पोजीशन में हमारा पाथ कैसा है? स्ट्रेट है। और अगर पाथ स्ट्रेट है तो याद रखने वाली बात है कि ऐसी पोजीशन में डिस्टेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। हाँ, अगर ये बॉडी इस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, पलट के वापस आती है, तो डिस्टेंस कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकता। इट मीन्स, देख सकते हैं, इफ अ बॉडी, ये वाली बात मैं आपके वर्ड्स में लिख सकता हूँ, इफ अ बॉडी रिटर्न्स बैक to its initial position, then distance traveled by the body will not be 0, but displacement will be 0. एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बॉडी है बेटा, ए पॉइंट पर रखी हुई है और ये इस तरह से जाती है, वापस उसी पॉइंट पर वापस आ जाए। मान लीजिए ये 2 मीटर है तो पाथ वापस का भी 2 मीटर रहेगा। ऐसी पोजीशन में जो डिस्टेंस होगी वो तो एक्चुअल पाथ हो जाएगा, यानी 4 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए 2 इधर से चला और 2 वापस चलकर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा एक बॉडी है, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रही है। ये ऐसे इसकी रेडियस r ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं
ए बॉडी completes one turn in a सर्कल, एक टर्न पूरा करती है एक सर्कल में। तो पूछा जाए, अगर मान लीजिए वो यहाँ पर है और वो बॉडी इस तरह से ट्रैवल करती है और वो वापस यहीं पर आकर पहुंचती है, तो एक रोटेशन होता है। तो ये जो ट्रैवल इसने किया है सर्कल पर, ये होती है इसकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस को बोला जाता है सरकमफेरेंस। जैसा आप जानते हैं, डिस्टेंस या फिर सरकमफेरेंस बोलते हैं किसी भी सर्कुलर पाथ पर, और अगर सरकमफेरेंस है तो आप जानते हैं वो कितना होता है, 2πr। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, फिर से क्या बॉडी जहाँ से चली थी वहीं पर आकर रुक गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।